आज का पहला सवाल है हमारा। कंटेंट वैलिडिटी कैन बी डिटरमाइंड बाय। हमने वैलिडिटी की बहुत सी टाइप्स पढ़ी थी, जिनके अंदर एक हमारे पास कंटेंट वैलिडिटी थी। तो कहता है कंटेंट वैलिडिटी जो है वो कैसे मालूम की जा सकती है। कोरिलेशन कोफिशिएंट से, प्रिडिक्शन से, एक्सपर्ट जजमेंट से, ऑल ऑफ ऑल ऑफ देम। हमने जो है ना वो कंटेंट की अरेंजमेंट का टॉपिक करिकुलम के अंदर पढ़ा था, जिनके अंदर हमने अरेंजमेंट के अंदर एक टर्म जो है वो यूज की थी कि जो एक शख्स एक्सपर्ट जजमेंट के जरिए भी हम करिकुलम की चॉइस करते हैं। तो कंटेंट वैलिडिटी के कंटेंट कैसा है, क्या हमारे ऑब्जेक्टिव के साथ मुताबिकत रखता है, क्या ये कंटेंट फ्रूटफुल है, इसको पढ़ाना चाहिए। तो ये चीज़ हमें एक्सपर्ट जजमेंट से भी मिलती है। जो वो बंदा जो इतने सालों से कंटेंट कोई पढ़ा रहा है, उसकी एप्लीकेशन जानता है, वो उसके उसको यानी कंप्लीट तौर पे समझता है, तो वो बता सकता है। यानी मैंने पढ़ा रहा था अपनी यूनिवर्सिटी की आउटलाइन, तो उसके अंदर प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग जो है वो कही हुई थी, लेकिन नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग नहीं थी। तो मैंने जरूरी समझा कि आउटलाइन के अंदर ये भी शामिल होना चाहिए। अब ये मेरी एक्सपर्ट जजमेंट थी, ठीक है। तो ये एक्सपर्ट जजमेंट इसका आंसर होगा। द प्लान ऑफ एक्शन फॉर रिसर्च इज कॉल्ड। आप रिसर्च कर रहे हैं, उसके लिए जो प्लान बनाते हैं कि मैं ये एक्शन लूंगा, ऐसे करूंगा, उसको क्या बोलते हैं? रिसर्च प्रपोजल, रिसर्च रिपोर्ट, इंस्ट्रूमेंटेशन, डेटा कलेक्शन। जी क्या होगा ये? जी ये रिसर्च प्लान ऑफ एक्शन जो होता है वो रिसर्च प्रपोजल होता है। प्लान ऑफ एक्शन क्या होता है? रिसर्च, यानी मैंने क्या करना है, वो मेरी प्रपोजल जो रिसर्च की होती है वो। An important factor in a statement that is presumed to be true but not verified is called। वो स्टेटमेंट जो आप परिज्यूम अज्यूम्ड है, यानी वो स्टेटमेंट जो आप कहते हैं, सब कहते हैं ये ट्रू है, लेकिन वो वेरीफाइड स्टेटमेंट नहीं होती, वो वेरीफाइड नहीं होती, लेकिन सारे उससे कहते हैं कि ये ट्रू स्टेटमेंट है। तो ऐसी स्टेटमेंट को, ऐसी बातों को, जिसने बहुत सी यार बहुत सी मैंने आपके मुतालिक बातें सुनी हैं, तो अब वो बातें अफवाहों पे, अजम्पशन पे मबनी हैं। किसी ने मेरे लिए अजम्पशन, अजम्पशन वो स्टेटमेंट होती हैं जो कि टेस्टेड नहीं होती, जिनको टेस्ट नहीं किया जा सकता, बस वो अजम्पशन के ऊपर मबनी होती हैं बातें। तो अजम्पशन इसका करेक्ट आंसर है। हाइपोथेसिस जो होता है ना, उसको हमेशा टेस्ट किया जाता है। हाइपोथेसिस एक पढ़ा लिखा गेस होता है। हाइपोथेसिस के पीछे एक बड़ी स्ट्रॉन्ग एक गुफ्तगू होती है। यानी कोई आप हाइपोथेसिस दे रहे हैं, ऐसे बैठे बैठे से आप हाइपोथेसिस नहीं, बल्कि आप प्रॉपर एक उसके पीछे से आपने कोई लिटरेचर रिव्यू किया है, आपके जिंदगी के एक्सपीरियंसेस हैं, जिसकी बुनियाद पे और प्रॉपर उसको टेस्ट किया जा सकता है। वो कोई ऐसी प्रूव नहीं की जा सकती, जबानी कलामी बात नहीं होती। जबकि जो हमारे पास अजम्पशन है, वो ऐसी स्टेटमेंट है, जो ऐसी अफवाह है, जो दुनिया वाले कहते तो हैं ये सच है, लेकिन उसको वेरीफाई नहीं किया जा सकता, उसको टेस्ट नहीं किया जा सकता। assumption इसका आंसर होगा। इट रेफर्स टू एक्यूरेसी ऑफ मेजरमेंट। मेजरमेंट की एक्यूरेसी, एक्यूरेसी के लिए कौन सा कीवर्ड होता है? रिलायबिलिटी, कंसिस्टेंसी के लिए होता है। ऑब्जेक्टिविटी, हमारे मकासद जो है, ऑब्जेक्टिव है उसके, यूजिबिलिटी वो कितना फायदेमंद है, और वैलिडिटी किसी भी चीज की वो एक्यूरेसी की बताती है। वैलिडिटी क्या बताती है? एक्यूरेसी बताती है। इट इज डिफाइंड एज मेजरमेंट विदाउट एन इंस्ट्रूमेंट। कौन सी मेजरमेंट है जो बगैर किसी इंस्ट्रूमेंट के है? यानी उसके लिए हमने किसी इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल नहीं किया, हमने वो ऐसे ही बस बगैर, यानी मैं ऐसे बैठा बैठा किसी को ऑब्जर्व कर रहा हूं, मैंने ना उससे सवाल पूछा, ना उस बंदे को मैंने उसे कहा मेरे सामने, उससे ना मैंने कोई माहौल क्रिएट किया, ना मुझे कोई जगह, बल्कि मैं देखे बैठे बैठे ही फितरतन नेचुरल माहौल में, मैंने बगैर कुछ लगाए मैंने उस बंदे को ऑब्जर्व किया है, मैंने उस बंदे को देखा है। तो ये मेजरमेंट बगैर किसी इंस्ट्रूमेंट के होगी। जबकि इसके मुकाबले के अंदर इंटरव्यू के लिए आपके पास सवालों का होना जरूरी है, उस शख्स से टाइम लेना जरूरी है,
प्रॉपर एक प्रोसीजर होगा क्वेश्चनियर के लिए, उस शख्स से टाइम लेना, उससे क्वेश्चन फिल करवाना, तो टेस्ट स्केल वगैरह टेस्ट लेने के लिए उससे टाइम लेना। तो ऑब्जर्वेशन जो है ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, मतलब एक एक ऐसी मेजरमेंट है जो बगैर किसी इंस्ट्रूमेंट के होती है। It can record the actual behavior of the child, so it is more reliable and objective. It can record the actual आप बच्चे का एक्चुअल बिहेवियर जो है वो जानना चाहते हैं, एक्चुअल बिहेवियर जानना चाहते हैं, सो इट इज मोर रिलायबल एंड ऑब्जेक्टिव। क्या चीज अब रिलायबल और ऑब्जेक्टिव होगी? अभी मैं आपको बता के निकला हूं बच्चे, अभी अभी तो मैंने आपको बताया है कि इट इज कौन सी चीज ज्यादा एक्चुअल बिहेवियर, किसी भी शख्स का एक्चुअल बिहेवियर हम नेचुरल इन्वायरमेंट के अंदर मेजर कर सकते हैं। किसमें मेजर कर सकते हैं? नेचुरल इन्वायरमेंट में एक्चुअल बिहेवियर मेजर किया जा सकता है। तो नेचुरल इन्वायरमेंट कौन सा होता है? ऑब्जर्वेशन के अंदर होता है। भाई आपने अगर उसको बता दिया बेटा इधर आओ मैंने आपसे बातें पूछनी है, बच्चा तो मैनिपुलेट कर लेगा, वो तो अपने से बातें बता सकता है। आपसे कहते हैं मैंने कुछ सवालों के जवाब, वो मैनिपुलेट की जा सकती हैं। लेकिन जो नेचुरल, जो एक्चुअल बिहेवियर किसी भी शख्स का जानना है, एक्चुअल बिहेवियर वो ऑब्जर्वेशन से पता चलता है। किसी शख्स के पास चंद लम्हे गुजारो और उसे पता ना हो तो फिर उसकी पर्सनैलिटी का पता चलता है। जनरली दिस टाइप ऑफ रिसर्च इज ऑफ पुअर क्वालिटी। कौन सी रिसर्च है जो कहा जाता है कि ये पुअर क्वालिटी है? क्योंकि पुअर क्वालिटी की वजह क्या है कि उसके रिसर्च करने वाले भी ज्यादा एक्सपर्ट नहीं होते। वो रिसर्च जो है वो हैफाजर्ड होती है, जल्दी जल्दी में हम कर रहे होते हैं। उस रिसर्च के जो नतायज हैं वो बड़े देर पा नहीं होते, कहीं और अप्लाई जनरलाइज नहीं किया जा सकता। तो यदि उसकी पुअर क्वालिटी होती है और उस बंदे ने, टीचर ने और भी बहुत से काम करने होते हैं साथ, ये भी ये एक्शन रिसर्च है, इसको पुअर क्वालिटी की रिसर्च कहा जाता है। डेटा इज इन द फॉर्म ऑफ, डेटा किस फॉर्म में होता है? क्या पिक्चर्स डेटा होता है? क्या वर्ड्स डेटा होता है? क्या नोट्स? सब चीजें डेटा, कुछ भी हो सकता है। ऑल द इंफॉर्मेशन इन एवरी काइंड, एवरी नोट्स हो, वीडियोस हो, ऑडियोज हो, पिक्चर हो, कुछ भी हो, ये सारे डाटा के अंदर शामिल होते हैं। नोट टेकिंग इज द प्रैक्टिस ऑफ राइटिंग डाउन पीसेस ऑफ। नोट टेकिंग क्या है? नोट टेकिंग के अंदर आप राइट डाउन छोटे छोटे पीसेस, कहीं कोई इंफॉर्मेशन को आप लिख रहे हैं तो क्या चीज होगी? जहरी बात इंफॉर्मेशन होगी। ठीक है, नोट टेकिंग में आप कोई बुक नहीं बना रहे, आप क्यूरीज नहीं, बल्कि नोट टेकिंग के अंदर आप वो चीजें, पॉइंट्स, वो चीजें लिख रहे हैं जो आपको, जिन चीजों की जरूरत है, जिन चीजों से आप पूरे कंटेक्स्ट को समझ सकते हैं, तो वो लिख सकते हैं। SQ3R, इस SQ3 इज अ मेथड ऑफ, ये एक SQ3R ना एक नोट टेकिंग का मेथड है। अब फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ कि मेरी हर शख्स की पढ़ने की एक अपनी स्ट्रेटेजी होती है। तो अभी जो है ना वो बेगम साहिबा के एमफिल के पेपर चल रहे थे और उसके दौरान उन्हें अब उस पढ़ना था। अब उनको मैंने कहा कि आप जो है ना SQ3R का तरीका ना देखें। वो कहते वो कैसे? मैंने कहा आप अपने जो सारे आउटलाइन है ना, जो मेरी स्ट्रेटजी भी यही होती है, जब भी मैंने कोई थ्योरी का एग्जाम देना होता है तो मैं सारे जितना सिलेबस है ना उसका एक ओवरव्यू करें, यानी एक सर्वे करें। अच्छा ये टॉपिक है, ये मुझे आता है, ये है, ये मुझे आता है, ये आता है, ये आता है, ये आता है, इस तरह करके आपने उस सारे को गो थ्रू करना है। अब उसके बाद आप दोबारा उसके अंदर फिर पढ़ेंगे, रीड करेंगे, फिर उसको रिवाइज, यानी आपको सबसे पहले क्या है, अपने आप को इजी करें। इजी करने के लिए क्या है कि आप उसको एक दफा गो थ्रू करें कि इसके अंदर आता क्या क्या है। तो SQR नोट टेकिंग का एक बहुत पुराना, बहुत फेमस मेथड है। इसके अंदर हमारे पास सबसे पहले तो हम कर रहे होते हैं, सर्वे कर रहे होते हैं। क्या कर रहे होते हैं? सर्वे करते हैं। सर्वे के बाद फिर उसके बाद हम उसके मुतालिक क्वेश्चन करते हैं कि भाई इसके अंदर है क्या, क्या करना क्या है। फिर हम उसको रीड करेंगे, फिर हम उसको रिसाइट करेंगे, उसको एक दफा पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम उसका रिव्यू करेंगे। इस तरह वो चीज़ हमें रट जाएगी, हमारी पक्की हो जाएगी, जब हम इस तरीके से किसी चीज़ को तैयारी कर रहे होंगे। ठीक है, SQ3 सर्वे, क्वेश्चन, रीड, रिसाइट एंड रिव्यू, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लें। ठीक है, SQ3R नोट टेकिंग की एक स्ट्रेटेजी है। और इसमें क्या होता है, सबसे पहले हम, बल्कि आप यूट्यूब से वीडियोस भी इसके मुतालिक देख लें कि ये टॉपिक जो है ना, एक मिनट। अच्छा,
तो इसके जो है ना, आप इसको कर लेंगे तो ये आपको पता चल जाएगा कि मैंने स्टडी कैसे करनी है। घर बैठा हूं, कहाँ बैठना है। रिजेक्शन ऑफ नल हाइपोथेसिस मींस दैट डिफरेंस इज। तो रिजेक्शन ऑफ नल हाइपोथेसिस मीन दैट डिफरेंस इज। अब इसको सवाल को समझना है थोड़ा, बल्कि पहले तो मुझे आप जवाब देना, फिर मैं समझाता हूं इसको। रिजेक्शन ऑफ नल हाइपोथेसिस मींस दैट डिफरेंस इज। चलिए मैं बताता हूँ। अब सबसे पहले रिसर्च के अंदर ना, रिसर्च उल्टे उल्टी शुरू होती है। जब भी रिसर्च करनी होती है तो हम सबसे पहले जो हमने एक हाइपोथेसिस दी होती है, उस हाइपोथेसिस का पहले नल चेक करते हैं। क्या ये नल है? नल मतलब क्या, देखते हैं कि इन दोनों के अंदर आपस में रिलेशनशिप नहीं है। हम अज्यूम करते हैं कि दोनों वेरिएबल इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट का आपस में रिलेशनशिप नहीं है। हमने चेक की, उन दोनों का आपस के अंदर रिलेशनशिप नहीं था। हमने इस बात को एक्सेप्ट किया और हमने उसके बाद उसको कहा कि ये इसकी जगह कौन सी आ जाएगी, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस आ जाएगी। अब मैंने, अगर मैंने दो इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल का हाइपोथेसिस को चेक किया, नल हाइपोथेसिस को उसके ऊपर लगाया, तो मुझे उनके दरमियान सिग्निफिकेंट डिफरेंस लगा। मुझे लगा कि यार ये मतलब ये दो वेरिएबल जो है ना, इनका आपस के अंदर डिफरेंस है, इनका आपस के अंदर ताल्लुक है। तो उस सूरत के अंदर मैं क्या करूंगा कि अब मैं, इन दोनों का आपस के अंदर ताल्लुक है, इसका मतलब है नल हाइपोथेसिस तो रिजेक्ट हो गई। नल हाइपोथेसिस तो कहती है कि कोई रिलेशनशिप नहीं है, तो एक्सेप्ट करते हैं। अब यहां तो रिलेशनशिप निकल आया है, तो हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करेंगे। और रिजेक्ट करने का मकसद क्या होगा कि उनके दरमियान सिग्निफिकेंट डिफरेंस है, उनके अंदर रियल रियल कोई ना कोई डिफरेंस पाया जाता है, बोथ बी एंड सी। बात की सबको समझ आ गई है? सबको इस बात की समझ आ गई है जो मैंने कही है? क्योंकि ये नल हाइपोथेसिस बड़ी रुलाती है। खैर, नल हाइपोथेसिस का कभी आपको मसला आता है ना, टाइप 1 एरर, टाइप 2 एरर का कभी मसला आता है, कहीं भी आता है, तो आपने वो इमरान खान वाली जो है, जो मैंने आपको एग्जांपल बताई थी ना, आपने वो वाली कर लेनी है। अब जेन में लेके आ जानी है, तो आपको समझ आ जाएगा कि बेगुनाह को सजा दे तो क्या होता है, और गुनहगार को छोड़ दे तो क्या होता है। ठीक है, बेगुनाह को सजा दे तो टाइप 1 हो जाएगा, गुनहगार को छोड़ देंगे तो टाइप 2 एरर हो जाएगा। तो ये जेन में लेके आनी है, तो आपको पूरा कंसेप्ट आपके जेन के अंदर आ जाएगा। This form of questionnaire calls for a free response in the respondent on words. जब आप किसी क्वेश्चन करते हैं और उसको आजादी है कि वो उसके मतलब जितना जवाब देना चाहे दे सकता है, ठीक है, कोई उसके ऊपर रुकावट नहीं है, तो ये ओपन एंडेड क्वेश्चन होंगे। क्या होंगे? ओपन एंडेड क्वेश्चन। हाइपोथेसिस इज एन एजुकेटेड, हाइपोथेसिस एजुकेटेड पजल है, यानी गेम है, क्वेश्चन है, ऑब्जर्वेशन है, गेस है। हाइपोथेसिस एक एजुकेशन एजुकेटेड गेस है। क्या है? एजुकेटेड गेस। यानी हाइपोथेसिस एक टेंटेटिव सॉल्यूशन है ना, एक गेस है बेसिकली कि ऐसा होगा, और ये पढ़ा लिखा गेस है। एजुकेशन हाइपोथेसिस एक पढ़ा लिखा गेस है। डिस्कशन, रिजल्ट्स एंड फाइंडिंग आर फाउंड इन विच सेक्शन ऑफ द रिसर्च प्रपोजल। ये डिस्कशन करना, रिजल्ट्स, ये फाइंडिंग, ये सारी किस सेक्शन के अंदर, रिसर्च के अंदर आते हैं? जी, ये कंक्लूजन जबरदस्त। ये जो हमारा आखिरी चैप्टर होते हैं, चौथा और पांचवा, उसके अंदर हम फाइंडिंग क्या है हमारी, हमारी डिस्कशन, कंक्लूजन, रिकमेंडेशन, ये सारी चीजें तीसरे चौथे चैप्टर में कंक्लूजन के अंदर आती होती हैं। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट ऑन अ फ्यू रिस्पोंडेंट टू फाइंड आउट इट्स फ्लॉज इन टर्म्ड एज। आप किसी इंस्ट्रूमेंट को अप्लाई करते हैं चंद लोगों पे, ताकि उसके फ्लॉज को, उसकी जो नेगेटिव चीजें हैं उसको समझ सकें, ताकि आप किसी बड़े नुकसान से बच जाएं। तो इसको हम क्या बोलते हैं? ये पायलट स्टडी कहलाती है। द रिसर्च रिपोर्ट इज रिटन इन। जो रिसर्च रिपोर्ट होती है, इसको किस तरह लिखती हैं? पास्ट टेंस के अंदर लिखते हैं, फ्यूचर के अंदर लिखते हैं, प्रेजेंट के अंदर, या एनी टाइप। जो रिसर्च रिपोर्ट होती है, इसको पास्ट टेंस के अंदर लिखा जाता है। जो रिसर्च प्रपोजल होती है, उसे फ्यूचर टेंस के अंदर लिखा जाता है। द टाइप ऑफ रिसर्च इन विच फिनोमिना आर व्यूड फ्रॉम द पार्टिसिपेंट परस्पेक्टिव एंड एग्जामिन्ड एज दे एग्जिस्ट इन नेचुरल सेटिंग। वो फिनोमिना, वो रिसर्च जिसके अंदर आप किसी शख्स के अपने पार्टी व्यूज लेते हैं, उसकी वो एग्जामिन्ड एज दे एग्जिस्ट, और एग्जिस्ट जैसे वो एग्जिस्ट करते हैं उस तरह, ये कौन सी होंगी नेचुरल? क्या ये क्वांटिटेटिव होगी, क्वालिटेटिव होगी, काजुअल, कंपैरेटिव, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होगी?
देखिए हमने जब कहा है ना पार्टिसिपेंट परिस्पेक्टिव और एग्जाम्पल एज द एग्जिस्ट इन अ नेचुरल सेटिंग, एग्जाम्पल करते हैं जैसे वो नेचुरल सेटिंग के अंदर है, ये चीज हमें क्वालिटेटिव की तरफ लेके जाती है कि ये रिसर्च कहीं ना कहीं क्वालिटेटिव होगी, ये रिसर्च कहीं ना कहीं क्वालिटेटिव होगी कि फिनोमिना आर व्यूड फ्रॉम द पार्टिसिपेंट परस्पेक्टिव, पार्टिसिपेंट परस्पेक्टिव में, और उसका एग्जामिन करना है एग्जिस्ट इन नेचर, किस तरह नेचर सेटिंग के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, ये क्वालिटेटिव रिसर्च होगी। The main characteristics of a research instrument which is determined by expert judgment. एक्सपर्ट जजमेंट किस में होती है जी? कंटेंट वैलिडिटी, रिलायबिलिटी, कंकरेंट वैलिडिटी, प्रेडिक्टेबिलिटी। मैं वो पुराने वाले सवाल की तरह ही है कि रिसर्च इंस्ट्रूमेंट विच डिटरमाइंड जजमेंट जो है वो कंटेंट वैलिडिटी के अंदर, कंटेंट के अंदर हम जजमेंट को देखते हैं। ऑल द वेरिएबल्स ऑफ रिसर्च शुड बी मेंशन्ड विद कंटेक्स्ट एंड ब्रीफली एलाबोरेटेड इन। तमाम वेरिएबल्स जो रिसर्च के हैं वो शुड बी मेंशन, वो किसी कंटेक्स्ट के साथ मेंशन करने चाहिए और ब्रीफली एलेबोरेट होने चाहिए। किसके अंदर इनको होना चाहिए? प्रॉब्लम जो हमारा है ना उसके अंदर तमाम वेरिएबल्स को क्लियर होना चाहिए कि कौन सा इंडिपेंडेंट है, कौन सा वेरिएबल डिपेंडेंट है, ये प्रॉपर उसके अंदर मेंशन होना चाहिए और इनको जो है एलेबोरेट होना चाहिए। जो स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम, स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम में प्रॉब्लम वाज़ेह होना चाहिए। द डिग्री टू विच अ टेस्ट मेजर एन इंटेंडेड हाइपोथेटिकल कंस्ट्रक्ट इज। देखिए जो हाइपोथेटिकल, जब आप वैलिडिटी कर रहे हैं, नहीं गलत बात है, ये गलत है। देखिए वैलिडिटी जब आप चेक कर रहे हो और वैलिडिटी के अंदर ऐसी चीजें होती हैं जिनको, वैलिडिटी के अंदर ऐसी चीजें होती हैं जिनको आप जो है ना वो वाज़े तौर पे मेजर नहीं कर सकते, बल्कि आपको हाइपोथेटिकल अप्रोच रखनी पड़ती है। यानी आपको कुछ चीजें, कुछ ट्रेड्स होती हैं, आदात होती हैं, कुछ ट्रेड्स होते हैं, कोई एथिक्स होती हैं, कोई मोरल वैल्यूज होती हैं, किसी शख्स की अपनी उसकी पर्सनैलिटी, ऐसी चीजें हैं जो इतना आसानी से मेजर नहीं किया जा सकता। उनके लिए आपको जो है ना प्रॉपर उसकी ट्रेड्स, उसकी उसके अंदर में जाना पड़ता है, उसके कोवर्ट ओवर्ट बिहेवियर को जांचना पड़ता है। ये कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी होता है, ये कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी। हाइपोथेटिकल जो होता है ना, यानी वो चीजें जो वाज़े सामने नहीं है लेकिन उसको, तो ये कंटेंट कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी होता है। इक्वल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिफरेंट कैटेगरीज ग्रुप्स ऑफ पीपल इन द सैंपल इज इंश्योर्ड थ्रू। आप इक्वल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिफरेंट कैटेगरीज, इक्वल रिप्रेजेंटेशन लेते हैं डिफरेंट कैटेगरीज की। फॉर एग्जांपल आप किसी पब ग्रुप में जाते हैं और उस ग्रुप के अंदर आप कहते हैं इंजीनियर हैं, ये डॉक्टर हैं, ये फलां बैंकर हैं, आप उनमें से सबकी इक्वल इक्वल रिप्रेजेंटेशन लेते हैं। हाँ जी, आप लोग 10 हैं, 10 में से सैंपल कितना होगा? एक होगा। आप 40 लोग हैं, आपके सैंपल 40 में से 4 हो जाएंगे। आप 50 लोग हैं, आपके 50 में से 5, यानी इक्वल इक्वल हम उन सबकी इक्वल पार्टिसिपेशन ले रहे हैं, इक्वल रिप्रेजेंटेशन ले रहे हैं। तो ये स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग कराती है सर। बात को समझे। देखें जब हम ईच रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिफरेंट कैटेगरीज, मुख्तलिफ कैटेगरी हैं और उनमें से इक्वल रिप्रेजेंटेशन लेते हैं, यानी सबके एक स्पेसिफिक प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन ले रहे होते हैं, इक्वल रिप्रेजेंटेशन ले रहे हैं, तो ये स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग होता है। सेकंड चैप्टर ऑफ एनी रिसर्च रिपोर्ट इन सोशल साइंस डील्स विद। तो जो आपके जो सेकंड, यानी जो आप थीसिस करते हैं सोशल साइंसेज के, उनमें जो सेकंड चैप्टर होता है उसका नाम क्या होता है? पहला चैप्टर जी, पहला चैप्टर हमारे पास जो है वो होता है इंट्रोडक्शन का रिसर्च में। दूसरा चैप्टर आप बताएंगे। तीसरा हमारे पास रिसर्च मेथोडोलॉजी होता है। चौथा फाइंडिंग हो जाता है और छठा हमारे पास जो होता है वो हमारा हो जाता है इसका पांचवा चैप्टर कंक्लूजन रिकमेंडेशन वगैरह का हो जाता है। जी मैं ये बात नहीं कर रहा, मेरी बात को समझ नहीं रहे, वकार और निस्सा साहब आपका गलत है, नाजी आपका भी गलत है। मैं बात कर रहा हूँ कितने चैप्टर, मैं एरियाज की बात कर रहा। एक थीसिस, एक रिसर्च रिपोर्ट के 3 एरियाज होते हैं जिनको प्रिलिमिनरी पेजेस, मेन बॉडी और रेफरेंसेस बोलते हैं। लेकिन किसी भी थीसिस के 5 चैप्टर होते हैं, किसी भी थीसिस के 5 चैप्टर होते हैं। पहला इंट्रोडक्शन, दूसरा लिटरेचर रिव्यू, तीसरा हमारे पास टीचिंग मेथोडोलॉजी और सॉरी मेथोडोलॉजी ऑफ रिसर्च, ठीक है, मेथोडोलॉजी, और फोर्थ हमारे पास होता है फाइंडिंग्स, और फिफ्थ हमारे पास होता है कंक्लूजन रिकमेंडेशन वगैरह। तो ये हमारे पास टोटल कितने चैप्टर हैं? 5 चैप्टर हैं। दूसरा चैप्टर कौन सा है? लिटरेचर रिव्यू का है। तीसरा मेथड होता, चौथा फोर्थ डाटा एनालिसिस होता, और पांचवा हमारे पास फाइंडिंग एंड कंक्लूजन होता।
Which of the following coefficient shows high negative correlation between two variable? कोरिलेशन हमने कहा था, कोरिलेशन की वैल्यू -1 से +1 तक होती है। -1 के करीब हाई नेगेटिव होगा और +1 के करीब हाई पॉजिटिव होगा। अब यहाँ पे वो कह रहा है हाईएस्ट नेगेटिव की बात कर रहा है, तो जाहिर बात है उसकी वैल्यू -1 से +1 तक होती है। -1 पे सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट नेगेटिव होगा, तो ये ऑप्शन ठीक होगा। An important function of the literature review is to point out, literature review का important function क्या है कि literature review से हमें पता चलता है कि ड्रेस कैसा पहनना चाहिए, हमें पता चलता है बोलना कैसे और लैंग्वेज क्या होनी चाहिए, मीटिंग कैसी होनी चाहिए, या स्पेसिफिक प्रोसीजर ऑफ स्टडी का स्पेसिफिक प्रोसीजर क्या होगा। लिटरेचर रिव्यू से हमें चलेगा कि हमने कैसे डाटा लेना है, लोगों ने पहले डाटा इसका कैसे लिया। The purpose of research is also to develop effective product to use in school। आप जो है वो स्कूल के अंदर कौन सी रिसर्च कर रहे होते हैं, बल्कि नहीं नहीं नहीं, देखिए यहाँ मैं बात कर रहा हूँ द पर्पज ऑफ रिसर्च इज आल्सो डेवलप इफेक्टिव प्रोडक्ट। प्रोडक्ट जो होती है ना, वो होती है R&D, रिसर्च एंड डेवलप। यानी मैंने कल क्लास के अंदर बच्चों को पढ़ाना है, और क्लास में बच्चों को पढ़ाने के लिए मेरे पास अच्छा कंटेंट होना चाहिए जो बच्चों को पढ़ाऊं। उस कंटेंट, अच्छे कंटेंट को सर्च करना, ये R&D कहलाता है। मैंने एक जगह पे सेमिनार रखा, उस सेमिनार के ऊपर मैंने एज ए स्पीकर गेस्ट वहां पे शामिल होना है, तो मैंने अपनी जो प्रिपरेशन की अपनी स्पीच तैयार की है वो बेसिकली R&D है। मैंने वो कंटेंट, वो मटेरियल जो बच्चों को मैंने प्रोवाइड करना है, वो मैंने जो तैयार किया वो R&D है। मैं मार्केट में आया, मार्केट में देखा हमारी जो प्रोडक्ट है वो कम सेल हो रही है, दूसरे की प्रोडक्ट अच्छी सेल हो रही है, तो मैं अपनी प्रोडक्ट की R&D करूंगा। मैं उसमें देखूंगा कि मैं क्या चीजें बेहतरी लेके आऊं कि मेरी प्रोडक्ट मार्केट के अंदर छा जाए। उसके लिए R&D होगा, उसके लिए R&D होगा कि मैं वो वाली कर लूं। ठीक है। It is to measuring the knowledge, skill, feeling or aptitude of an individual or a group। यानी किसी भी इंडिविजुअल या ग्रुप की नॉलेज, स्किल, फीलिंग, एप्टीट्यूड किसी मेजर करने के लिए तो हम क्या करते हैं। देखिए, वर्ड मैयर मैंने चाहे लिखा है, लेकिन मैं यहाँ क्वांटिफाई करना नहीं बात कर रहा। मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ कि इट इज मैयर्ड। आपने किसी भी शख्स का नॉलेज चेक करना है, किसी भी शख्स की स्किल चेक करनी है, उसके इमोशंस फीलिंग को चेक करना है, उसके एप्टीट्यूड को देखना है, आप उससे कोई टेस्ट लेंगे ना। आप बगैर टेस्ट के कैसे मैयर कर सकते हैं। यानी आपको किसी के नॉलेज को देखने के लिए क्या करना होगा, उसको टेस्ट लेना होगा। उसकी स्केल को चेक करना क्या करेंगे, उसकी फीलिंग को चेक करना होगा, उसके एप्टीट्यूड को चेक करना होगा। तो आप उसके इन कामों के लिए हम टेस्ट करते हैं उस बच्चे को, उस शख्स को टेस्ट करते हैं, तो हमें पता चलता है। टेस्ट इसका आंसर है। रिसर्च रिपोर्ट कंटेन्स चैप्टर। रिसर्च थीसिस के अंदर कितने चैप्टर होते हैं, अभी बताया था आपको। रिसर्च रिपोर्ट में कितने चैप्टर होते हैं, 5। थ्रेट्स टू इंटरनल वैलिडिटी। अब हमारे पास जो थ्रेट्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक होते हैं इंटरनल और एक होते हैं एक्सटर्नल। इंटरनल थ्रेट्स वो होते हैं जो अंदर से होते हैं, यानी अंदर से कोई चीज की खराबी है, और एक्सटर्नल जो बाहर से आ रही हैं। अब मैनेजमेंट जो है ये बाहर से आती है, मैनेजमेंट एक्सटर्नल होगा। एक्सटर्नल प्रेशर, बाहर से मुझे एक्सटर्नल प्रेशर मिला है, बाहर से यानी मेरे ऊपर प्रेशर है ऐसे काम करो, वो एक्सटर्नल थ्रेट हो जाएगा। एग्जाइटी, आप इसका करेक्ट आंसर में टेस्ट है, टेस्टिंग है। एंजाइटी कहीं ना कहीं हमारे अंदर है, लेकिन वो कहीं बाहर से हमारे ऊपर मुसल्लत की गई है, कहीं बाहर से हमारे। अब टेस्ट को मेजर करने के लिए, उसकी इंटरनल वैलिडिटी के लिए हम उसकी टेस्टिंग करेंगे। अगर मेरा टेस्ट इंस्ट्रूमेंट ही ठीक नहीं है, अगर मेरी टेस्ट की डिवाइस ही गलत है, अगर मैंने वो जो क्वेश्चन बच्चों से लेने थे उन क्वेश्चन को मैंने बच्चों को पहले बता दिया हुआ है, मैंने बच्चों को पहले पता चल गया हुआ है, या मैं एक टेस्ट बार बार ले रहा हूँ बच्चे उसको याद करके आ गए हैं, यानी इसका इंटरनल वैलिडिटी ये हो सकता है कि उस टेस्ट की या प्रॉपर स्ट्रक्चरिंग नहीं की, ये टेस्ट मैंने बच्चों को पहले बता दिया है, या वो टेस्ट जो है वो उस तरह उस क्वालिटी का बना नहीं हुआ, वो जो उसके ऊपर पूरा नहीं उतरता, तो टेस्टिंग जो है ये इंटरनल वैलिडिटी का थ्रेट होगा।
हमारे पास इंटरनल थ्रेट्स कौन से आते हैं? हिस्ट्री आ जाती है, मैच्योरेशन, इंस्ट्रूमेंटेशन, टेस्टिंग, सिलेक्शन बाइस, रिग्रेशन ऑफ द मीन, सोशल इंटरेक्शन, एट्रीब्यूशन। लेकिन यही चीजें आप जो एक्सटर्नल थ्रेट्स होते हैं वो भी तकरीबन आधे यही होती हैं, लेकिन एक्सटर्नल के अंदर उसका असर, इसको डिटेल में जब जाती है ना, तो जब बाहर से असरात हो रहे हो तो एक्सटर्नल, और जब अंदर से असरात हो रहे हो उस चीज के, इंटरनल हो जाती है। द डिफरेंस बिटवीन काजुअल कंपैरेटिव एंड एक्सपेरिमेंटल रिसर्च इज ड्यू टू। तो जो डिफरेंस है काजुअल कंपैरेटिव एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, वो किस क्या क्या डिफरेंस होता है? यानी बेसिकली तो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की ही अंदर काजुअल कंपैरेटिव, लेकिन इन दोनों का आपस के अंदर कहाँ पे इनका मवाजना किया जाए तो इनके अंदर फर्क कहाँ पे है? नहीं, और बताएं। जी कुछ कुछ ठीक है, और बताएं। अरशद भाई गलत है, गलत है। बिलाल, आयशा ठीक है। जी, ये ना मैनिपुलेशन है, क्या है? देखिए, जो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है उसके अंदर हम मैनिपुलेट करते हैं वेरिएबल को, लेकिन जब काजुअल कंपैरेटिव है तो वहां तो हमारा इफेक्ट निकल आया, यानी कोई चीज काज बनी और उसका इफेक्ट आ गया। अब वहां पे ना तो हम रैंडमाइजेशन करते हैं, यानी दो चीज, ना वहां पे रैंडमाइजेशन होती है, बल्कि जो हमारे पास सैंपल अवेलेबल है उन्हीं का आपस के अंदर जो डाटा अवेलेबल है उन्हीं के काज एंड इफेक्ट को देखेंगे। कोई रैंडमाइजेशन नहीं होगी, कोई मैनिपुलेशन नहीं हो रही होगी कि इसको ऐसे कर इसको, बल्कि जो जवाब है उसका आपस में कंपैरिजन कर लेंगे, उनके काज एंड इफेक्ट देख लेंगे, तो मैनिपुलेशन इसका करेक्ट आंसर होगा। काजुअल कंपैरेटिव रिसर्च लैग। काजुअल कंपैरेटिव रिसर्च में क्या नहीं होती? इंडिपेंडेंस नहीं होती, सैंपलिंग नहीं होती, एनालिसिस नहीं होता, या रैंडमाइजेशन नहीं होता। अभी मैंने बताया काजुअल कंपैरेटिव में रैंडमाइजेशन नहीं होती। रिपोर्ट, जो हमारे रिपोर्ट्स है ना उसके अंदर पहला चैप्टर होता है इंट्रोडक्शन। क्या होता है? इंट्रोडक्शन, जो चैप्टर यानी 5 चैप्टर है। दूसरा लिटरेचर रिव्यू, ठीक है। तीसरा हमारे पास होता है डेटा रिसर्च मेथोडोलॉजी, ठीक है। मेथोडोलॉजी यानी कि हमने डाटा इकट्ठा कैसे करना है, मेथोडोलॉजी। चौथा चैप्टर हमारा होता है डाटा एनालिसिस, यानी वो जो डाटा हमने लिया है उसकी फाइंडिंग, वो कितना एनालिसिस करना। और पांचवें चैप्टर में हम कंक्लूजन का नाम देते हैं, कंक्लूजन रिकमेंडेशन, कंक्लूजन एंड इंट्रोडक्शन, लिटरेचर रिव्यू, रिसर्च मेथोडोलॉजी, और डाटा एनालिसिस, एंड फिफ्थ एंड द लास्ट चैप्टर इज कंक्लूजन एंड रिकमेंडेशन। तो काजुअल कंपैरेटिव के अंदर रैंडमाइजेशन नहीं होती, बल्कि जो डाटा अवेलेबल होता है उनका कंपैरिजन कर रहे होते हैं। विच आर द फॉलोइंग इज द मोस्ट रिगोरस रिगोरस एंड चैलेंजिंग रिसर्च? रिगोरस होते हैं बड़ी बड़ी इनफ्लेक्सिबल, बड़ी रिजिड, बड़ी टू दी पॉइंट, हर चीज को हर पैमाने करके वो रिसर्च करना। तो क्या कौन सी रिसर्च ऐसी जो बड़ी रिगोरस और चैलेंजिंग रिसर्च है? एक्शन रिसर्च, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, काजुअल कंपैरेटिव या कोरिलेशन रिसर्च? आयशा जबरदस्त, अर्शद भाई नहीं है, आप गलत बता रहे हैं। जी, ये जो है ना जो रिसर्च है इसको बोलते हैं एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के अंदर भाई इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हमने मैनिपुलेट करना है, डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर असर करना है, इन्वायर उसको कंट्रोल रखना है, एक्सट्रेनियस वेरिएबल से बचना है हमने, ठीक है। यानी आपको बड़े ही पापड़ बेलने पड़ते हैं उसके अंदर। प्रॉपर रैंडमाइजेशन करनी है, इंटरनल थ्रेट्स वैलिडिटी के बचना है, एक्सटर्नल थ्रेट्स ऑफ वैलिडिटी से बचना है आपने। तो ये एक बड़ी ही मुश्किल और बड़ी एक रिगोरस और चैलेंजिंग रिसर्च होती है, ये एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होती है, ठीक है। when we study the relationship between two continuous variable we use a type of statistic। जब आप दो कंटिन्यूअस वेरिएबल का रिलेशनशिप फाइंड करते हैं, जी ये सवाल आपने बताना है। नहीं, गलत है अरशद भाई। नाजिया गलत है। सही रह गया। अच्छा देखिए, मैंने यहाँ पे कहा है बात रिलेशनशिप की, ठीक है। अब रिलेशनशिप हमने जो है ना वो मेजर की, रिलेशनशिप किस में करते हैं? कंसिस्टेंसी में करते हैं, कोरिलेशन रिसर्च में करते हैं, ठीक है। और कोरिलेशन रिसर्च का सॉरी इसका ना पेयरसन, जो है पेयरसन, ये ना ये करते हैं कंसिस्टेंसी वाले के अंदर ये आता है। अच्छा, जो होता है टी टेस्ट, ये दो वेरिएबल्स के मीन्स को आपस के अंदर कंपैरिजन करते हैं। और इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, ये पता नहीं दो दो से ज्यादा शायद होते हैं।
तो जहां हम रिलेशनशिप बिटवीन टू कंटिन्यूअस वेरिएबल का, इसको हम कहीं ना कहीं कंसिस्टेंसी के साथ जोड़ते हैं। एसपीएसएस के ऊपर हम इसकी पेयरसन कोफिशिएंट फार्मूला लगा के उसके जरिए इसका मालूम करते हैं। तो इसका आंसर जो है पेयरसन है। ठीक है, पेयरसन कोफिशिएंट फार्मूला ये कंसिस्टेंसी के अंदर होता है। तो ये वाला हम लगा के दो कंटिन्यूअस वेरिएबल का आपस के अंदर रिलेशनशिप फाइंड करते हैं स्टेट स्टेट के अंदर। when the probability level is 0.01 the confidence level will be। सवाल थोड़ा सा जो है वो है मुश्किल है। अगर आप मुझे बता दें, अगर आप मुझे इसका बता दें तो अच्छी बात है, नहीं तो मुझे समझाना पड़ेगा। और इसका समझाने की जो मेरे ज़हन में मिसाल आ रही है ना, वो ऐसी मिसाल है कि वो मैंने बतानी है तो पता नहीं वीगो डाला आ जाएगा और बाद में कहेगा जी कि जिशान साहब से जो है ना वो आइस बरामद हुई है और ये जो है नशा करते पाए गए हैं, इनके पास इतने ग्रेनेड थे, कुछ भी कहा जा सकता है। जी अरशद भाई ठीक बता रहे हैं, मैडम जुहेब सर जुहेब मैडम जो है नाजिया ठीक बता रही हैं। अच्छा देखें डी वाले गलत हैं, सी वाले। अच्छा देखें, मैं कहता हूँ ना कि पाकिस्तान के अंदर जो है हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, आपने इस मिसाल को सुनना है और इग्नोर कर देना है। सिक्योरिटी फोर्सेस का नाम ले लें? चल नहीं लेते यार, जिंदगी बहुत प्यारी है, एवं जो है ना फड़े जाएंगे, छोड़े इसको। मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान में ना 95% जो है ना वो लोग जो है वो लाल बेग से नफरत करते हैं। ठीक है, 95% लोग लाल बेग से नफरत करते हैं। और अब इसका मतलब है मैं क्या करूंगा कि 95 डिवाइडेड बाय 100, तो इस तरह मेरे पास ये जो आता है 0.05 आ जाएगा, मेरा इसका कॉन्फिडेंस लेवल आ जाएगा। अच्छा, अब इसके अंदर ना फिर हम एक एरर रेशो मुकर्रर करते हैं। मैं कहता हूं 3% इसके अंदर एरर रेशो है। यानी हो सकता है, इसको मैं कहता हूँ 9, मैंने फॉर एग्जाम्पल कहा मैंने 1000 बंदे से डाटा लिया है, 1000 बंदों में से 950 लोगों ने कहा है कि हमें लाल बेग से नफरत है। 950 तकसीम 100 तकसीम 1000 हो गया। अब इसका मैंने निकाला तो मेरे पास जवाब 0.5% आ गया, 0.5 आ गया और इतने परसेंट आ गए मेरे पास। अब उसमें मैंने ये कहा कि इसका जो एरर रेशो होगी ना वो 0.3% होगा। यानी हो सकता है 3% लोग ये कहें जो सैंपल मैंने लिया है वो 3% खराब हो सकता है ऊपर, जो 3% नीचे, यानी या 98 हो सकता है या 92 हो सकता है। ये मेरा आ गया कॉन्फिडेंस लेवल। ठीक है, कॉन्फिडेंस लेवल हमें बता रहा होता है किस चीज के अंदर कितनी, उसका अंदर जो सैंपल है वो। अब यहाँ पे 0.01 कॉन्फिडेंस लेवल है, इसका मतलब है, यानी आप इसको जरा 1 माइनस कर दें, अल्फा कर दे, 1 माइनस अल्फा, तो 1 माइनस 0.01 करें तो 99% बनेगा। तो 99% इसका कॉन्फिडेंस लेवल है। इसका मतलब है कि इट मीन कि ये 100 के करीब करीब है। और ये चीज जो है वो कॉन्फिडेंस है, जो बात हमने जो डाटा लिया है बिल्कुल जबरदस्त है। इस डाटे के अंदर कोई खराबी नहीं है, इस डाटे के अंदर कोई बायस टेस्ट नहीं है। लोगों ने जो राय दी है वो बिल्कुल ठीक दी है कि वो लाल बेस से नफरत करते हैं। तो ये वाली चीज जो है ये हमारा कॉन्फिडेंस लेवल हो जाएगा। पता नहीं मैं आपको समझा पाया हूं कि नहीं। ये बेसिकली कॉन्फिडेंस लेवल एक बता रहा होता है कि आपकी दी गया डाटा कंसिस्टेंसी वो ठीक है कि नहीं है। अगर वो और हमारा हमेशा 95 90 से 95% तक हमें कॉन्फिडेंस लेवल चाहिए होता है। अगर हमारा कॉन्फिडेंस लेवल 95 90 से कम आए तो वो ठीक नहीं होता। यानी जिसको हम दूसरे लफ्जों में कहते हैं, रिसर्च जब आप करेंगे ना तो रिसर्च के अंदर कहा जाता है हाँ जी आपकी रिसर्च का सिग्निफिकेंट लेवल क्या है, तो आप कहते हैं सर 0.05 है, 0.05 आइडियल है। यानी इसका मतलब है कि 95% जो है ना वो चीज ठीक है, 0.05% चांसेस हैं कि वो उसके अंदर गलती हो सकती है। तो ये 95% जो आपका कॉन्फिडेंस लेवल एक किस्म का होगा जो कि एक्सेप्टेबल है। अगर आपका कॉन्फिडेंस लेवल इससे कम होता है, आप कहते हैं 80% है, तो वो चीज ठीक नहीं होगी, 70% ठीक नहीं होगी, आपको टू अबव 100 के करीब करीब चाहिए। ठीक है, इसकी कोई मिसाल मसूल देख लीजिएगा, हजारों बन सकती हैं। आवर सैंपल ग्रेजुअली एंड स्टेडली इंक्रीज व्हेन वी यूज द सैंपलिंग टेक्निक। हमारा हम सैंपल ले रहे हैं और सैंपल हमारा ऐसा ऐसा बढ़ ही जा रहा है जैसे जैसे हम सैंपलिंग टेक्निक। तो
सैंपल का बढ़ना क्या होता है? परपोजिव सैंपलिंग है, स्नोबॉल, कोटा या कन्वे। स्नोबॉल में ना एक से डाटा लिया, हाँ यार मुझे दो बंदे और बता दे, वो दो और बताएगा, फिर वो अगले दो दो और बताएंगे, इस तरह चेन बनती बनती तो हमारे पास बहुत सी बन जाएंगी। In an experimental study, effort to minimize the effect of extraneous variable is called। जब आप एक्सपेरिमेंटल स्टडी के अंदर एक्सट्रानियस और अदर वेरिएबल्स को कंट्रोल करते हैं, तो ये कंट्रोल करने का फिनोमेना क्या होता है? नहीं मैडम आयशा, थोड़ा गौर करें, फिक्र करें, सोचें। ए और सी गलत है, दो रह गए हैं। देखिए, एक्सपेरिमेंटल स्टडी आप कर रहे हैं, एफर्ट टू मिनिमाइज द इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल वेरिएबल को कंट्रोल करने के लिए आप कंट्रोल इन्वायरमेंट करेंगे ना। यानी कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट के अंदर आप जो बाहर से चीजें इफेक्ट हो रही हैं उसको खत्म करेंगे, तो एक कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट होगा, ठीक है। बाकी हम किस तरह कर सकते हैं? रैंडमाइजेशन से कंट्रोल कर सकते हैं। वो अगर स्टेटमेंट कुछ और तरह से होती ना, फिर रैंडमाइजेशन की बात होती। ये बस ये है कि एफर्ट टू मिनिमाइज, हम जो इसके अंदर जो है ना कंट्रोल इन्वायरमेंट के अंदर हम एक्सटर्नल वेरिएबल को खत्म करते हैं, और अगर ये कुछ स्टेट में थोड़ी चेंज होती कि एक्सटर्नल वेरिएबल के अंदर इफेक्ट आ रहा है, तो हम उसको रैंडमाइजेशन से उसको खत्म कर सकते हैं। इन ऑर्डर टू एक्सप्लोर द जेंडर बाइस्ड। हाँ होगी। मतलब हमने कहाँ से सवाल मैंने शुरू किए हैं? 3771 से शुरू किया है ना, तो 3820 तक जाना है मैंने। तो कोई नहीं, 10 से सवाल रह जाएंगे, 10 12 तो हम कर लेंगे। 71 से शुरू किया ना, वो 20 तक हमने जाना है, 50 सवाल हमने करने हैं। In order to explore the gender biasness in textbook, the suitable strategy would be। आप जेंडर बायसनेस को खत्म करना चाहते हैं टेक्स्ट बुक के अंदर, तो आप क्या करेंगे? सुटेबल स्ट्रेटेजी क्या होगी? एक्सपेरिमेंटेशन, कोरिलेशन, कंटेंट एनालिसिस या केस एनालिसिस? जी, अब बोल दो। तो टेक्स्ट बुक का आपने जेंडर वाइज के अंदर तो आप उसको करेंगे, उसका कंटेंट एनालिसिस करेंगे, देखेंगे ना कहाँ कहाँ पे ऐसी बातें की गई हैं जो फीमेल या जेंडर किसी के खिलाफ हैं, किसी के हक में हैं, इंस्पायर कर रही हैं, एक्साइट कर रही हैं, इस तरह की बातें हम देखेंगे। तो ये वाली जो है, चले इसको जो है ना, जैसे ही वीडियो खत्म होती है ना, आप लोग दोबारा ज्वाइन कर लें। जस्ट 13 14 सवाल और हैं, वो करके क्लास हम एंड कर देंगे, ठीक है।